जी नंबर 1, क्रिएट यूज़र फ्रेंडली यूआरएल्स। इसके ऊपर हमने बार बार फोकस किया था कि यूज़र फ्रेंडली का मतलब कीवर्ड्स, कि आपके यूआरएल्स के अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए। इवन मैंने तो आपसे ये कहा है कि आप सब डोमेन्स बनाओ और अपने कीवर्ड्स के साथ बनाओ। 10 कीवर्ड्स हैं, 10 सब डोमेन्स बनाओ, 10 को रैंक कर लो, फौरी तौर पर रैंक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेकेंडरी टैब्स की, यानी आपकी एक वेबसाइट है, उसका अगला पेज कौन सा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ जी किचन इक्विपमेंट सप्लायर है कोई, तो उसका अगला पेज बेकरी इक्विपमेंट का भी हो सकता है, आइसक्रीम मशीनरी का भी हो सकता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि आपने जितने भी यूआरएल्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, यूज़र फ्रेंडली, मतलब उनके अंदर कीवर्ड्स होने चाहिए। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि आपके कीवर्ड्स आपकी यूआरएल्स में नज़र आ रहे हो। यानी जो भी प्रोडक्ट है आपकी, मिसाल के तौर पर मैं एक टैब के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ आइसक्रीम मशीनरी की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा यूआरएल क्या होना चाहिए, बेस्ट आइसक्रीम मशीनरी सप्लायर इन लाहौर .html। लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, डैशेस। ये साइंस पढ़ी थी ना हमने, स्पेस नहीं यूज़ करनी बीच में, यानी आइस डैश क्रीम डैश मशीनरी, यानी जितने भी वर्ड्स होंगे हर वर्ड के बाद एक डैश आ रहा होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें, नीचे आपको नज़र आ रही है, जैसे ये लिखा हुआ यूआरएल। तो उन्होंने कहा जी यूआरएल आपने इस तरह लिखने हैं। नंबर 2, टाइटल टैग्स कंटेनिंग कीवर्ड्स, ये हम कर चुके हैं। ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक ओवरव्यू कर रहा हूँ सारी ऑन साइट एसईओ का। हाँ, इसके बाद हमने आगे बढ़ना है। ये हम कर चुके हैं कि टाइटल टैग होना चाहिए, ठीक हो गया। ये एग्जांपल भी आ गई इसकी, ये फाइल मैंने आपको ग्रुप में शेयर भी की हुई है। और जब हम किसी, ये टाइटल में आ गया, यहाँ पर आ गया, और नीचे आकर देखें, जब भी किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो ऐसी आती है, ऊपर टाइटल नज़र आ रहा होता है ना हमें सबसे ऊपर। देखें सबसे ऊपर क्या आ रहा है, यूआरएल। यूआरएल के बाद नीचे क्या नज़र आ रहा है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यूआरएल। ये यूआरएल है और ये क्या है, ये टाइटल आ रहा है। ठीक है, सो हमने टाइटल्स को ऑप्टिमाइज करना है। तीसरे नंबर पर क्या चीज़ है, मेटा डिस्क्रिप्शन। अब टाइटल के अंदर हमारे पास 60 से 70 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम लगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो मेटा डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, यहाँ पर तो हम 160 से 170 कैरेक्टर्स लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम कुछ कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, यानी हम कोई सेंटेंस बनाकर भी लिख सकते हैं और उसमें एक से ज़्यादा कीवर्ड्स, यानी कि 2 कीवर्ड्स को भी हम टारगेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मगर टाइटल में तो हम 2 कीवर्ड टारगेट ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि टाइटल का तो ऑलरेडी लेंथ इतनी कम है। मतलब मैंने एक कीवर्ड लिखा, आखिर में कंपनी का नाम लिखा, तो मेरा ख्याल है 60-70 कैरेक्टर तो पूरे हो ही जाएंगे। लेकिन मेटा टैग के अंदर हमारे पास चॉइस है कि हम एक से ज़्यादा कीवर्ड्स को मेंशन कर सकें। ठीक है, ये भी हमने देखा हुआ है, देखा है ना ये भी। चलो आगे जाओ आगे। तीसरे नंबर पर क्या चीज़ है जी, पे अटेंशन टू हेडिंग्स। क्योंकि आपने जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको नंबर ऑफ पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। और मैंने आपको क्या साइंस बताई थी कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, नंबर 1। ठीक है, पैराग्राफ छोटे होने चाहिए, सेंटेंसेस भी छोटे छोटे होने चाहिए, और मुश्किल इंग्लिश इस्तेमाल नहीं करनी है। ऐसी इंग्लिश यूज़ करनी है, मतलब अपनी तरफ से भी नहीं यूज़ करनी, लेकिन ऐसी इंग्लिश यूज़ करनी है जो कि हर किसी के लिए, ऐसा ना हो कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पढ़ने लगे और सारा हाथ में डिक्शनरी लेकर बैठ जाए। कितने मुश्किल वर्ड आपने मुतासिर करने के लिए लिखे हुए हैं कि भाई आसान इंग्लिश नहीं लिखनी है। ठीक है, सो आपने ईजी इंग्लिश यूज़ करनी है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाने हैं, बेशक नंबर ऑफ पैराग्राफ्स बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ। जैसे पेपर देने के लिए आप करते थे ना, हेडिंग्स यूज़ करते होते थे, हेडिंग के आगे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यूज़ कर लेते थे। सेम इसी तरह उसने कहा कि आपने अपनी वेबसाइट को जितनी ज़्यादा हेडिंग्स की सूरत में लिखोगे और जितने पैराग्राफ, छोटे पैराग्राफ्स की सूरत में लिखोगे, यूज़र के लिए उतनी आसान और इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपकी वेबसाइट। पढ़ने वाले को उतनी आपकी वेबसाइट में ज़्यादा दिलचस्पी होगी। अब वो कह रहा है कि भाई अब आपने क्या करना है, आपने हेडिंग्स लिखी हुई हैं तो उनको आपने H1 से लेकर H6 तक के जो हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म में उनको इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चरल फॉर्म का क्या मतलब है कि भाई हेडिंग का स्ट्रक्चर क्या है, पहले H1 आता है, फिर H2 आता है, फिर H3 आता है, H4, H5 और H6 स्ट्रक्चर ही कहता है। अगर मैं मिसाल के तौर पर मैंने पूरा कंटेंट लिखा हुआ है जिसमें बहुत सारे 7-8 पैराग्राफ्स बने हुए हैं, और मेरा पहला पैराग्राफ में बना देता हूँ H3 के साथ, दूसरा पैराग्राफ बना देता हूँ मैं H2 के साथ, फिर उससे अगले वाला पैराग्राफ बना देता हूँ मैं H6 के साथ, फिर उससे अगले वाला पैराग्राफ बना देता हूँ मैं H1 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहे। याद रखें कि गूगल के नज़दीक हेडिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने मार्कर से लिखा हुआ है, ये समझ लेना आपने बात। गूगल के नज़दीक ये एक उसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपको जो वेबसाइट मैं दिखाता हूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट वाली, देखते हैं ना आप, और जब मैंने आपको हेडिंग का टैग सिखाया था तो आप देखते हैं कि उसकी हेडिंग में और हेडिंग के स्टाइल में तो बहुत फर्क था। नोट किया था ना, जो मैं हेडिंग दे रहा था वो किसी और तरह लिखी हुई थी, लेकिन जो प्रोफेशनल किचन की हेडिंग थी वो किसी और तरह लिखी हुई थी। यानी इसको हमने ज़्यादा स्टाइलिश किया हुआ था प्रोफेशनल किचन की हेडिंग को। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए गूगल के लिए हेडिंग मैटर नहीं कर रही है, वो ये कह रहा है कि जिसको आप हेडिंग कह रहे हो वो बेसिकली कर क्या रहा है, वो निशान लगा रहा है।
निशान लगा रहे हैं ना, आपसे कह रहा है कि भाई इसको ये निशान लगाओ, इसको ये निशान लगाओ, इसको ये निशान लगाओ। जब तुम इसे ये निशान लगाओगे तो मुझे ये समझ आएगी। वो मार्क करवा रहा है आपसे, वो आपसे मार्कअप्स ले रहा है, कह रहा है हाँ भाई जिसको आपने H1 मार्क कर दिया मैं क्या समझूंगा कि आपकी हेडिंग 1 है। वो उसके नजदीक ये नहीं है कि आपने उसको मार्कर से लिख दिया या डार्क कर दिया या बोल्ड कर दिया तो मैं ये समझूंगा। वो ये कहता है कि जिसको आपने H1 लगा दिया मैं उसे समझूंगा कि आपकी हेडिंग है। अब अगर आपने H1 लगानी है तो उसका बताया हुआ स्ट्रक्चर फॉलो करना है। उसका बताया हुआ स्ट्रक्चर क्या है कि भाई H1 से लेकर H6 तक है, तो आपने ऊपर से नीचे की तरफ को आना है, यानी कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और जरूरी नहीं कि 6 हेडिंग है तो वही कुछ भी हो जाए वेबसाइट पे लगानी है, ये तो आपकी चॉइस है ना, आप कैसे स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं। हाँ, आप अपनी हेडिंग्स को रिपीट कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मुझे H1 की जरूरत पूरे पेज के अंदर 3 जगह पर है, कोई मसला नहीं है, मैं यूज कर लूंगा, लेकिन स्ट्रक्चर को लेकर चल रहा हूँ। फिर भी स्ट्रक्चर फॉलो करना है, मैंने जब नया पॉइंट शुरू करना है तो H1 से शुरू कर लूँ। लेकिन मैंने ऊपर लिखा कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, नीचे आ गया है, मैंने उसी की डिटेल लिखनी शुरू कर दी कि भाई इसमें किचन इक्विपमेंट है, इसमें पिज़्ज़ा ओवन है। उसके नीचे जाकर मैंने लिखा कॉफ़ी मशीन इक्विपमेंट। अब कॉफ़ी मशीन और उसका आपस में कोई इतना रेफरेंस तो नहीं है ना, मैं यहाँ पर H1 लगा सकता हूँ और फिर मैं दोबारा से नए सिरे से उसको आगे लेकर चलूँगा। ठीक है, चले, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये इसका स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। और एक ही हेडिंग को हमने बार बार यूज़ नहीं करना। मिसाल के तौर पर मेरी पूरी पेज के ऊपर आप समझो कि मुझे कोई 15 हेडिंग्स बना लिए मैंने। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 15 के 15 H1 लगा देने हैं। ठीक है, मुझे इस जैसे हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं, आप देखते हैं ना किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो कंटेंट के हिसाब से हेडिंग्स होती हैं, और उन बुक में तो आप देखते हैं ना बुलेट्स लगाए होते हैं, उन्होंने बुलेट्स और सब बुलेट्स लगाए होते हैं, ऐसे ही है, बुलेट्स और सब बुलेट्स, तो पता लग रहा होता है कि ये मेन है। और ये यहाँ पर वो क्या कह रहा है, कहता है भाई H1 है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मेन है। H2 है तो इसका क्या मतलब होगा, मुझे पता लग जाएगा कि आप उसी के मतलब कोई डिटेल्ड बात बताने लगे हैं मुझे, उसी के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन देने लगे हैं मुझे। चलो नीचे आ जाए। उसके बाद क्या कहता है, चूज द राइट कीवर्ड्स। ठीक है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई कीवर्ड्स तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो सबसे पहले आती है हमारे पास। अच्छा, हेडिंग स्टाइल हो गए, हेडिंग स्टाइल के बाद क्या चीज़ है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब पैराग्राफ की बात आ गई है। अब पैराग्राफ के अंदर भी तो आपको कीवर्ड्स को फोकस करना है। कीवर्ड की जो हमारे पास कितनी होती है ओपेसिटी, मैंने आपको बताया था 2 to 3%, यानी बिटवीन 1 to 3%, यानी 1% लगाएं फाइन, 2% लगाएं फाइन, 3% तक लेके जा सकते हैं। गूगल वैसे रिकमेंड करते हैं 2.5, मतलब 3 भी एग्जैक्टली रिकमेंड नहीं कर रहा, मगर 3 प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मतलब 3 तक हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 3 से ज्यादा कीवर्ड यूज करेंगे इसका मतलब हम कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, ओवर यूज करने लगे हुए हैं कीवर्ड्स का। और अगर आप किसी भी फैक्टर का ओवर यूज करें गूगल के बताए हुए स्टैंडर्ड से, तो इसका मतलब होता है कि हम ओवर रूल कर रहे हैं उसको, यानी उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, और वो ये समझेगा कि ये कोई ऐसी टेक्निक लगा रहा है जो कि मेरे पास आए बगैर करना चाहता है, जिसमें ये इसकी ब्लैक हैट एसईओ है। ठीक है, व्हाइट हैट एसईओ का क्या मतलब होता है कि हम गूगल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम फॉलो नहीं करते और कोई ऐसा काम करते हैं, जिस मिसाल के तौर पर कोई एक कंटेंट मैंने लिखा हो और उसके अंदर कीवर्ड्स की ओपेसिटी जो है 40% हो सकता है कि पहली दफ़ा गूगल उसको रीड ना कर पाए फर्स्ट टाइम, तो इसका मतलब क्या होगा कि जल्दी से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही गूगल ने उसको देखना है कि ये तो इसने तो मेरा स्टैंडर्ड ओवर रूल किया हुआ है, ठीक है, तो अगर उसने आपकी वेबसाइट को ब्लैक हैट की कैटेगरी में डाल दिया तो इसका मतलब ये होगा कि आप भूल जाएंगे आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक हो सकती है। यानी वो फिर क्या जाएगा, आपका URL भी जाएगा साथ, abc.com वही ब्लैक हैट हुई है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब आप abc.com को कभी भी व्हाइट हैट करके भी रैंक नहीं कर पाएंगे। अब वो ब्लैक हैट हो चुकी है, इसका मतलब क्या होगा कि अब आपको दोबारा से एक नए URL के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, चले कंटेंट तो सेम कर लेंगे हम इंप्रूव करके, लेकिन एक नए URL के साथ आकर ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसको व्हाइट हैट में कन्वर्ट, यानी ऐसे नहीं होगा कि उसने ब्लैक हैट किया तो हमने कहा इट्स ओके जी हम ठीक कर लेते हैं इसको, नो, फिर ब्लैक हैट हो गया तो ब्लैक हैट हो गया, पेनल्टी जी, कोई मैसेज नहीं आएगा। एक तो सर्च कंसोल में हमें पता लगेगा कि हम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, पेनल्टीज हैं हमारी वेबसाइट पर। दूसरा ये कि हम जो सीख रहे हैं यही तो हमें पता लग रहा है कि ब्लैक हैट क्या है। मतलब मैंने क्या किया है, मैं कहा भाई 500 वर्ड्स का कंटेंट 3% कीवर्ड्स, अब ये मुझे पता है ना, 500 का 3% निकालें कितना बनता है,
उतने वर्ड्स होने चाहिए आपके कीवर्ड्स उतने होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब आपने उस पैराग्राफ के अंदर कीवर्ड को यूज करना है, ठीक है ना। अब वो आपने ओपेसिटी तो खुद ही देखनी है कि 3% पूरे कंटेंट की हो रही हो, लेकिन अब आपने जब वो कीवर्ड लिखना है तो आपने पैराग्राफ में भी तो उसको नुमाया करना है, फोकस करना है ना, गूगल को भी बताना है। तो अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे स्ट्रॉन्ग का टैग, बोल्ड का टैग या एम्फेसिस का टैग, EMP, ये भी एक टैग है, जस्ट EMP लिख दें बस। मतलब मेरा कीवर्ड है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, तो कमर्शियल के C से पहले मैं क्या टैग लगाऊंगा, EMP, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, T के बाद मैं एम्फेसिस को क्लोज कर दूंगा। इनके 3 टैग हैं, हम ज्यादातर वैसे बोल्ड लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग लगाते हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहें तो EMP भी लगा सकते हैं, एम्फेसिस का क्या मतलब होता है, किसी चीज के ऊपर जोर देना कि भाई ये बहुत अहम बात करने लगा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। सो हम एम्फेसिस का टैग भी लगा सकते हैं, बोल्ड का टैग भी लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग का टैग भी लगा सकते हैं। लगा किसको रहे हैं, कीवर्ड को लगा रहे हैं। कीवर्ड की साइंस तो फिर चेंज नहीं होगी, वही वाली बिटवीन 1 to 3%, इससे ज्यादा करेंगे तो फिर स्टफिंग हो जाएगी, तो वो हमने इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आगे क्या आ गया जी हमारे पास, इमेज आ गया। उसके बाद ये इमेज नहीं लिखा हुआ, मैं खुद बता रहा हूँ, हाँ। उसके बाद इमेज आ गया। इमेज ऑप्टिमाइजेशन हमने डिटेल के साथ देखी थी कि भाई आपके कंटेंट में इमेजेस होने चाहिए, और आपको पता है, मैं दिखाया भी था आपको कि अगर आपके इमेजेस अच्छे ऑप्टिमाइज हुए हो तो जब आपका कीवर्ड सर्च होता है तो URL आता है, टाइटल आता है, मेटा आता है, और अगर इमेज आपने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया हुआ तो इमेज आता है। इसके अलावा कोई चीज़ गूगल नहीं होती है। उसके बाद जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो हर चीज़ नजर आएगी आपको, लेकिन जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो क्या होता है, URL, टाइटल, मेटा और एक ऑप्टिमाइज्ड इमेज, ठीक है। अब वो कौन सा इमेज होगा, मतलब वो हमें कुछ नहीं पता वो कौन सा हो सकता है, पहला इमेज हो, या हो सकता है जिसको वो समझ रहा हो कि आपने अच्छा ऑप्टिमाइज किया हुआ है वो वाला आ जाए। हाँ, जब वो आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये इस जगह से इमेज को पिक कर रहा है, वहां पर हम अपना स्टैंडर्ड इमेज यूज कर रहे हैं जो हम दिखाना चाह रहे हैं कि भाई लोगों को नजर आ रहा है कि भाई ये नहीं दिखाना था, ये तो गलत आ गया, ठीक है। उसी इमेज को रिप्लेस कर दें आप, ताकि नेक्स्ट टाइम वो रिप्लेस होकर वही इमेज शो होना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या चीज आ गई है, और इमेजेस में क्या था, कंप्रेशन, इमेज कंप्रेस्ड होना चाहिए, इमेज का नाम ऑप्टिमाइज होना चाहिए। नाम का मतलब क्या है कि आपका कीवर्ड नाम में जरूर होना चाहिए, ठीक है। आपके इमेज के नाम के दरमियान, यानी कि कीवर्ड आ गया तो इसका मतलब है नाम बड़ा हो गया। अब उसके नाम में स्पेस नहीं होनी चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, तो नाम क्या होगा, कमर्शियल डैश किचन डैश इक्विपमेंट डॉट PNG, बीच में डैशेस लग रहे हैं, स्पेस नहीं होनी चाहिए। स्पेस को तो आप समझेंगे इलीगल कैरेक्टर है फाइलों के नाम में। टेक्स्ट लिखते हुए तो इलीगल नहीं है ना, टेक्स्ट लिखे हुए तो बहुत लीगल है। मतलब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं और मैं कहूँ कि स्पेस बार इलीगल कैरेक्टर है, तो आपका तो पैराग्राफ ही नहीं पढ़ा जाएगा किसी से, वो तो सारे वर्ड जुड़ जाएंगे आपस में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप फाइलों के नाम रख रहे हैं तो स्पेस बार इलीगल कैरेक्टर है, यानी कि फाइल के नाम को आपने कमर्शियल स्पेस किचन नहीं रखना, कमर्शियल डैश किचन रखना है हमेशा फाइल के नाम में। अदरवाइज क्या होता है, URL में अक्सर आपने देखा URL लंबे से आ रहे होते हैं और बीच में लिखा होता है 20%। ये जो 20% का निशान होता है ना, इट रिप्रेजेंट स्पेस बार। अब इसको हम टारगेट तो कोई नहीं कर सकते, किसी यूजर को क्या पता है कि भाई ये मैं कैसे खोलूंगा, वो तो 20% तो नहीं लिखेगा ना, डैश का कैरेक्टर तो है ना उसके पास, कीबोर्ड के ऊपर डैश तो बना होता है, उसे समझ आ रही है कि डैश कैरेक्टर है। 20% का तो किसी को नहीं पता, तो वो URL ही आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें स्पेस बार को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद अगला फैक्टर क्या है जी हमारे पास, इंटरनल लिंक्स, लिंक बिल्डिंग। अभी वेबसाइट के अंदर इंटरनल लिंक्स का मतलब क्या है, इंटरनल लिंक्स का मतलब यह है कि भाई मेरी वेबसाइट का होम पेज है, मैं पढ़ रहा हूँ, अब सब कुछ तो होम पेज पे नहीं होगा ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके आगे से सब पेजेस पर पड़ी हुई है, तो आपने क्या करनी है, लिंकिंग करनी है, इंटरनल लिंकिंग करनी है अपनी वेबसाइट्स की, कि भाई मैं होम पेज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, होम पेज पे लिखा हुआ है हमने कि भाई हम लोग कंप्यूटर कोर्सेज करवाते हैं, और उन कंप्यूटर कोर्सेज में ग्राफिक्स का कोर्स भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, फाउंडेशन भी है, नेटवर्किंग भी है, वेब डेवलपमेंट भी है। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सब कुछ ही मैं एक पेज पे लिख दूँ, तो जहाँ जहाँ डिजिटल मार्केटिंग आएगा वहाँ पर एक लिंक होना चाहिए, जैसे ही उस पर क्लिक करें तो आपके डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे चला जाए। जब वो फाउंडेशन पे क्लिक करे तो फाउंडेशन के पेज पर चला जाए, जब वो वेब डेवलपमेंट पे क्लिक करे वेब डेवलपमेंट। समझ आएगी बात की? सो इट इज़ कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। वैसे गूगल कहता है कि हमें, मतलब कहता है कि भाई 100 लिंक होने चाहिए आपके, 100 लिंक्स एक पेज पे नहीं, पूरी वेबसाइट पे, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आपने 100 के 100 ही बनाने हैं, ये डिपेंड आपके कंटेंट पे भी करता है। उसने कंटेंट मेंशन नहीं किया, उसने कहा भाई 100 लिंक्स होने चाहिए पूरी वेबसाइट में, और कंटेंट कितना होना चाहिए, मिनिमम 800 वर्ड्स का, मैक्सिमम 1500 वर्ड्स का।
एक वेबसाइट का जो एक पेज है, एक पेज, उसके ऊपर कितना कंटेंट होना चाहिए? 800 to 1500 वर्ड्स। ये नहीं कहता कि अगर आप ज़्यादा बड़ा करना चाह रहे हो, क्योंकि हमने ये नहीं समझना कि अगर वो कह रहा है कि कंटेंट बहुत अच्छा है, जैसे कहा जाए ना कि मजमून लिखें कुछ, तो कोई बंदा इंप्रेस करने के लिए बहुत ही बड़ा लिखते हैं, हाँ, उसकी लेंथ ही होती है यार मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, उससे ऊपर नहीं जाना। तो इसकी जो मिनिमम लेंथ है वो है 500 वर्ड्स, एक वेबसाइट के एक पेज के कंटेंट की, और जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी है? 1500 वर्ड्स। सो कहता है अगर आपको इससे भी ज़्यादा कंटेंट लिखना है तो क्या करें? और पेजेस बना लें, ज़्यादा पेजेस बना लें, ज़्यादा डोमेन्स बना लें, ज़्यादा सब डोमेन्स बना लें, उन पर जाकर लिखें। एक पेज देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं एक वेबसाइट आपको दूँ, आप उसी को स्क्रॉल करते रहें, ऐसे नहीं है ना। एक वैसे ही आप बोर हो जाएंगे अगर आपको एक ही पेज के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आपको डिफरेंट पेजेस पे स्टाइलिश तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो वो कहता है भाई मैक्सिमम कितना कंटेंट होना चाहिए? 1500 वर्ड्स का, और यूनिक कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। और उसको अंदर हमने फिर लिंक्स लगाने हैं, उसके अंदर हमको लिंक्स चाहिए, ठीक हो गया। सर तो मैप भी इसीलिए इंक्लूड होगा ना, गूगल मैप, वो भी लिंक ही include होगा। कोई भी चीज़ लिंक, मेन्यू भी लिंक है आपका, मेन्यू भी तो लिंक है ना। गूगल मैप तो वैसे ही नज़र आ जाता है ना। सर मैंने गूगल मैप बनाने की कोशिश की थी, मेरा वो बना नहीं था, उसको मेरे को नहीं लगाने का। आपने बिजनेस प्रोफाइल का लेक्चर नहीं पढ़ा होगा ना, अभी पढ़ा हुआ है, हाँ इसलिए नहीं बना, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, आप पढ़ेंगे आखिर में, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी इंटरनल लिंकिंग, समझ में आ गई सबको। हाइपरलिंक्स पढ़े थे ना हमने, हाइपरलिंक्स लगाना। ये वो कह रहा है कि यार कम से कम 100 हाइपरलिंक्स तो होने चाहिए पूरी वेबसाइट में, लेकिन कंटेंट भी आपका ज़्यादा हो। तो ये नहीं है कि थोड़ा सा कंटेंट है और बंदा पढ़ रहा है, बार बार लिंक आने लगा हुआ है। ये नहीं है कि मैं एक लाइन से दूसरी लाइन में आया हूँ, 3 लाइनें मैंने पढ़ी और 10 लिंक्स आ गए, ये तो गलत लगेगा ना। जैसा विकीपीडिया पढ़ते हो कभी विकीपीडिया की वेबसाइट पर गए हो तो उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, कुछ लिंक्स होते हैं, जैसे आप क्लिक करते हो तो उस लिंक को फॉलो कर देता है। तो हमें कंटेंट के हिसाब से लिंक्स बनाने हैं, ठीक है जी, उन्हीं को लिंक्स कह रहा हूँ, उन्हीं को लिंक्स कह रहा हूँ मैं। चलिए इसे खुलने दें, वापस आ जाए जिस पे। क्या लिखा हुआ है एक ब्लॉक के अंदर? अ कैची सीटीए। सीटीए का क्या मतलब होता है? कॉल टू एक्शन बटन। कहता है भाई आपने ना आई कैचिंग कॉल टू एक्शन बटन्स बनाने हैं। अब ये बटन्स हाइपरलिंक्स ही होते हैं ना। बटन्स क्या होते हैं? हाइपरलिंक्स ही होते हैं ना। जैसे मैंने आपको जो वेबसाइट दी हुई है, अगर आपसे मोबाइल पे खोलते हो तो इसके ऊपर नीचे कॉल का भी एक बटन बना होता है, एक ईमेल का भी बटन बना हुआ है कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट देखे, अगर वो बटन्स ना बने हो तो वेबसाइट क्या है? इट्स लाइक ए इन्फॉर्मेशन। तो हमने बटन इसलिए दे दिया कि भाई कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आया है, अब उसको कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वो कॉल कर सकता हो। हमें जस्ट कॉल के बटन को प्रेस करे, फोन आ जाएगा, ईमेल के बटन को प्रेस करे, ईमेल पर चला जाएगा और वहां से हमें ईमेल सेंड कर सकता है। तो दीज बटन्स कॉल्ड सीटीए, कॉल टू एक्शन, ठीक है। कि भाई एक्शन बटन क्या होगा? एक्शन बटन जरूर बनाने हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पर एक्शन बटन नहीं बनाते, लोग आपकी वेबसाइट आते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें कुछ समझ भी नहीं आता हमने करना क्या है, ऐसे ही है ना। और जो ज़्यादा समझदार होंगे वो कहेंगे कि भाई नंबर का है, ढूंढेंगे ना नंबर, आपका मोबाइल नंबर ढूंढेंगे, व्हाट्सएप नंबर ढूंढेंगे, वो खुद से कॉल कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल 10 वेबसाइट्स हैं, उनमें से 9 वेबसाइट्स ने सब कुछ फ्रंट पर दिया हुआ है और आपकी वेबसाइट ने कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? कन्वर्जन आपकी कम हो जाएगी। तो कॉल टू एक्शंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, ठीक है। चलो आ जाओ नीचे, इधर मैंने खोला था, अगर विकिपीडिया खुल गया हो तो ये देखें, लिंक्स नजर आ रहे हैं आपको? ये सब लिंक्स है ना, ये सारे के सारे हाइपर लिंक्स बने हुए हैं। अब इतने ज़्यादा नहीं बनाने क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन की एक वेबसाइट है ना, इस पर ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन इससे ज़रा आपने थोड़े से कम रखने हैं, क्योंकि ये तो है ही इस मकसद के लिए कि भाई इधर आगे हो, इसकी डिटेल लेनी है तो इस पर चले जाओ, लेकिन आपने थोड़े से कम करनी है। 100 लिंक्स को रखना है आपने पूरी वेबसाइट के लिए, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ टैब्स हैं ना, अबाउट का टैब है, कोर्सेज का टैब है, होम का टैब है, कितने सारे टैब्स हैं आपके, उन सब के लिए। चलिए आगे हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? रेलिवेंस बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर आप
आप बता रहे हो कि वी आर ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, अब आपका एक टैब है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, रेलिवेंस है ना, रेलिवेंस बन गई है ना, इररेलिवेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे ना हो कि आपका मैसेज लिंक को शो ना कर रहा हो, आपका मैसेज उस लिंक की इंफॉर्मेशन को जरूर शो करे, फिर उस पर जाएगा। ऐसे नहीं है कि हमारी वेबसाइट है, मुझे किसी बंदे ने कहा कि भाई आपकी वेबसाइट पे बड़ा स्टूडेंट आता है, जब कोर्सेज आपके एडमिशन ओपन होते हैं तो एक लिंक मेरी वेबसाइट का उस पर लगा दो, ठीक है, और उसका जो बिजनेस है वो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है मेरे से, कुछ और ही करता है वो, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर उसका गारमेंट्स का बिजनेस है, अब वो ये कहे कि जब आपके होम पेज पे आजकल बड़े स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो एक मेरा लिंक लगा दो। अब मैं एजुकेशन सेल कर रहा हूँ, वो गारमेंट्स बेच रहा है, अब ये वाला लिंक जो है ये इररेलेवेंट हो गया ना, ये भी गूगल को पसंद नहीं आएगा। यानी रेलिवेंसी होनी बहुत जरूरी है। जब भी आप लिंकिंग करते हो तो रेलिवेंट लिंक होना चाहिए, इररेलेवेंट लिंक नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है जी, एक और नई चीज आ गई आपके सामने। हाँ, नो फॉलो बैकलिंक्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डू फॉलो बैकलिंक्स और एक होते हैं नो फॉलो बैकलिंक्स। इसका क्या मतलब है, ठीक है, पहले तो ये टैग देखें, टैग देखें पहले, ये href इक्वल्स टू URL, यहाँ तक तो पता है ना, हमें सबको पता है, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि एंकर का टैग कैसे लगाते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक नई चीज आई है, REL इक्वल्स टू नो फॉलो लिखा हुआ है। REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी पेज के अंदर एक लिंक लगा हुआ है, ऐसे ही है ना, उस पेज के अंदर एक लिंक लगा हुआ है, और इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई बंदा उस पेज पर जाएगा और इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो इस लिंक को फॉलो करेगा, ऐसे ही है। लेकिन इसके आगे हमने क्या लिख दिया, रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। इसका क्या मतलब है, रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लिंक खुलेगा नहीं, लिंक बिल्कुल खुलेगा, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा। फॉलो करने का क्या मतलब है, फॉलो करने का ये मतलब है कि मेरे पास एक पेज है, आप यूँ समझ लें जैसे फेसबुक की वेबसाइट है, आपने फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है और फेसबुक पे जाकर हम अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, ठीक है। अब फेसबुक से आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिलेगी, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड लिंक बिल्डिंग। और फेसबुक के ऊपर जो लिंक्स लगे होते हैं वो डू फॉलो लिंक होते हैं। डू फॉलो का क्या मतलब है कि वो इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक की जो अथॉरिटी है, मैं कहता हूँ फेसबुक की अथॉरिटी है जी 100% और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी है 12% या 5%। इसका मतलब क्या हुआ कि फेसबुक ने जब आपको कहा ओके, आपका लिंक दिखाया और डू फॉलो करके दिखाया, इसका मतलब क्या होगा, थोड़ी सी अपनी रेपुटेशन उसने आपको भी शिफ्ट कर दी, ऐसे ही है ना। मतलब जैसे मैं कहूँ पैकेजेस माल के अंदर जितनी भी ब्रांड्स हैं सब के अंदर जाकर हम अपनी फ्लैक्स लगा देते हैं, स्टैंडी लगा देते हैं। और एक तरीका क्या है, एक तरीका ये कि सड़क के ऊपर बैनर लगा देते हैं। दोनों में फ़र्क है कि नहीं है। जब हमने ब्रांड्स के अंदर जाकर अपनी स्टैंडीज लगाई होंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हम ब्रांड्स की रेपुटेशन को कैश कर रहे हैं। लेकिन जब हमने रोड्स पे लगाया हुआ है तो वो इतना इम्पैक्ट उसका नहीं होगा जितना ब्रांड्स के अंदर हमारी स्टैंडीज का इम्पैक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई अच्छी वेबसाइट डू फॉलो का लिंक देती है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया ना, इस तरह की बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता हमारी गुडविल भी ग्रो होना शुरू हो जाएगी। इट इज़ कॉल्ड लिंक बिल्डिंग, इसे लिंक बिल्डिंग कहते हैं। क्या होता है, क्या बेसिकली लिंक बिल्डिंग कैसे होती है कि हमारी अथॉरिटी कम है, हम जाकर उन वेबसाइट्स पर अपने लिंक्स लगा देते हैं जिनकी अथॉरिटी अच्छी होती है। तो क्या होता है, फिर हम उनका लिंक जूस ले रहे होते हैं। लिंक जूस का क्या मतलब होता है, तो आप समझ लो कि वो अपने लिंक का कुछ हिस्सा हमको भी दे देते हैं, लेकिन उधर से कुछ माइनस नहीं होता। मतलब उसकी डोमेन अथॉरिटी 100 है तो 100 ही रहेगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसकी वजह से हमारी डोमेन अथॉरिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। सो वो कहता है कि भाई लिंक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डू फॉलो और एक होते हैं नो फॉलो। नो फॉलो का क्या मतलब है कि भाई आपको लिंक जूस तो नहीं मिलेगा। अब आपको समझ आ गया ना लिंक जूस का क्या मतलब है, अथॉरिटी, मतलब उधर से अगर लिंक जूस मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको अपनी अथॉरिटी भी शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिसाल के तौर पर मैंने कुछ 1000-2000 लिंक्स लगा लिए, तो पहले तो मेरी अथॉरिटी जो थी डोमेन अथॉरिटी वो 10% आ रही थी, तो ये इतने अच्छे अच्छे लिंक्स लगाने की वजह से शायद मेरी डोमेन अथॉरिटी जो है वो 10 से 25 हो गई है। फिर मैंने 4000 कर लिए तो हो सकता है वो 25 से 40 हो गई है। तब क्या हो रहा है, मेरी डोमेन अथॉरिटी भी बढ़ना शुरू हो गई है लिंक्स लगाने। इट इज़ कॉल्ड लिंक बिल्डिंग, इसको हम कहते हैं लिंक बिल्डिंग, ठीक है। सो कहता है भाई लिंक दो तरह के होते हैं, एक डू फॉलो एक नो फॉलो। अब आपकी चॉइस, आप कौन सा लगाना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो लिंक होता है, क्योंकि जब मैंने आपको एंकर का टैग सिखाया था उसको मैंने आपके इसका जिक्र नहीं किया हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट जो लिंक होता है वो कौन सा होता है, डू फॉलो लिंक होता है।
बाई डिफॉल्ट अगर आप मेंशन नहीं करते, रिलेशन मेंशन नहीं करते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिंक कौन सा है, डू फॉलो। अगर आप किसी को ये लिंक जूस नहीं देना चाह रहे, ठीक है, तो इसका मतलब है फिर हम क्या लिखेंगे उसमें, रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो। ये बाई डिफॉल्ट नहीं है। अगर आपने नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे जितने भी लिंक्स होंगे वो सारे के सारे डू फॉलो लिंक्स होंगे। अगर आपने ये लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, नो फॉलो लिंक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस वेबसाइट से अथॉरिटी नहीं दी उसको, लेकिन ट्रैफिक तो दिया, ट्रैफिक तो मिल गई ना उसको, फिर भी मतलब वो अपनी अथॉरिटी नहीं दे रहा उसको, लेकिन ट्रैफिक उसको फिर भी मिल गई है। यानी इसका मतलब क्या होगा, अगर आप नो फॉलो लगाएंगे तो आपको सिर्फ ट्रैफिक मिलेगी, अगर आप डू फॉलो लगाएंगे तो आपको ट्रैफिक भी मिलेगी और अथॉरिटी भी मिलेगी। समझ आ गई बात। ये किसका टॉपिक है बेसिकली, ये लिंक बिल्डिंग में होता है। यानी हम जो लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं ना, जो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर रहे होते हैं, असल में हम ढूंढते हैं ऐसी वेबसाइट्स जो हमें डू फॉलो लिंक्स दें, तभी हम इंप्रूव करेंगे ना। मसलन हम कहते हैं कि भाई हमने एसईओ तो बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन हमारी डोमेन अथॉरिटी जो है ना अभी भी 12% है, तो हम कहते हैं भाई आपकी डोमेन अथॉरिटी ना कम से कम 40 पे होनी चाहिए, अच्छी डोमेन। और एक चीज़ याद रखें, लिंक बिल्डिंग का एसईओ की रैंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। लिंक बिल्डिंग का आपकी वेबसाइट को रैंक करने से कुछ लेना देना नहीं है। लिंक बिल्डिंग का सिर्फ आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी का ताल्लुक है कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी अच्छी है। और इसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लिंक्स भी उनमें से एक फैक्टर होता है हमारा, ठीक है। सो समझ में आ गया कि क्या होता है डू फॉलो और नो फॉलो। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, यानी कि हम कुछ ना लिखें, सिर्फ एक एंकर लगा दें। मतलब मैंने अगर यूं लिखा होता कि ahref इक्वल्स टू URL क्लोज, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा लिंक है, डू फॉलो लिंक है। और अगर मैं कहता हूं नहीं मुझे डू फॉलो लिंक किसी को नहीं देना, तो फिर मैं क्या यूज करूंगा, रिलेशन इक्वल्स टू नो फॉलो, यानी ये बताने के लिए कि ये डू फॉलो लिंक नहीं देना चाहता मैं किसी को, ठीक है। फिर हम ये लिखते हैं। तो हम नेट से ढूंढते हैं ऐसी वेबसाइट्स, मतलब हमारी कोशिश यही होती है कि जब हम लिंक बिल्डिंग करें तो हम मोस्टली ऐसी साइट्स पे करें जो डू फॉलो हो। लेकिन एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है कि भाई सारे लिंक्स डू फॉलो ना लो, ताकि गूगल को ये ना लगे कि आप सिर्फ और सिर्फ लिंक बाय कर रहे हो, बल्कि आप अपनी रेलिवेंसी पर भी जा रहे हो। मतलब मिसाल के तौर पर 10 वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपसे बहुत रेलिवेंट है, मगर वो आपको डू फॉलो नहीं दे रही, लेकिन रेलिवेंट बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहता हूँ कि ऐसी वेबसाइट जो है जहाँ पे रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, और हमारा भी कॉलेज ही है, तो अगर मैं ऐसी वेबसाइट पे जाकर अपना लिंक लगा दूंगा, मुझे तो काफ़ी ट्रैफिक मिलेगी वहाँ से, लेकिन वो वेबसाइट ऐसी है जो आपको डू फॉलो नहीं दे रही है, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको कंसिडर करूँगा। इससे आपका गूगल पे भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको भी लगेगा कि आप सिर्फ परचेज नहीं कर रहे हो, और परचेज नहीं करना मतलब उससे ऐसे लगेगा कि हम खरीद रहे हैं सब चीज़ें, उसको ऐसे लगेगा जैसे आपने ऐसी रेलिवेंट चीज़ों को ढूंढा हुआ है, इवन वो आपको डू फॉलो नहीं दे रही तो भी आप उसी को प्रेफर कर रहे हो। डू फॉलो का मतलब वो मुझे अथॉरिटी दे रही है, नो फॉलो का मतलब अथॉरिटी नहीं दे रही। मैं कहता हूँ भाई एक एजुकेशनल वेबसाइट है, 10 ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं जो मुझे डू फॉलो नहीं देती हैं, लेकिन क्योंकि वो मुझसे रिलेटेड है इसलिए मैंने वहाँ जाकर भी अपने लिंक्स लगाए हैं। कोई बात नहीं है मुझे डू फॉलो नहीं मिल रहा उनसे, लेकिन मुझे उधर से ट्रैफिक तो मिल रही है, और एक गूगल को भी ये पता लग रहा है कि ये मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा, कोई फेक काम नहीं कर रहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लिंक्स ही चाहिए थे, बल्कि मैंने रेलिवेंट होकर भी कुछ काम किया है कि मुझसे रिलेटेड है। समझ आइए साइंस नहीं, वो उन पर पहले से होती है ना खुद से। मिसाल का मैं ढूंढूंगा ना तो मुझे लिस्ट आ जाएगी कि भाई ये डू फॉलो है, ये नो फॉलो, मैं उधर जाऊंगा, उधर जाकर पोस्ट कर दूंगा। इट इज वो आगे जाएंगे, अगला टॉपिक है लिंक बिल्डिंग का, ठीक है, तो मैं उसमें बताऊंगा आपको। ये तो बीच में एक टॉपिक आ गया तो मैंने कहा इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। क्या जी, ये लिखा हुआ डू फॉलो लिंक क्या होता है, व्हाट इज नो फॉलो बैंक लिंक। A no follow link is a link that does not count as a point in the page favor। समझ आ गई बात की, यही बताया ना मैंने आपको कि नो फॉलो लिंक क्या होता है कि काउंट नहीं होता आपकी पेज की फेवर में, डज नॉट बूस्ट पेज रैंक, आपके पेज रैंक को भी इंप्रूव नहीं करता, ठीक है, एंड डज नॉट हेल्प पेज प्लेसमेंट इन द SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर भी इससे हमें कोई फायदा नहीं होता। लेकिन फायदा क्या होता है, इससे हमें ट्रैफिक मिलती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इल्म की दुनिया एक वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर मुझे मिल रही है ऑप्शन कि भाई बैक लिंक लगा लो अपना, लेकिन जब मैं उस पर जाके बैक लिंक लगाता हूँ तो मुझे पता लगता है कि भाई इल्म की दुनिया पे जो मेरा बैक लिंक लगा है ये डू फॉलो नहीं है, नो फॉलो है। मैंने कहा कोई बात नहीं, रिजल्ट जब आता है कितने लोग इस पर आते हैं, तो जब उनको मेरा बैक लिंक नज़र आएगा तो मुझे ट्रैफिक तो मिलेगी ना उधर से,
ट्रैफिक का क्या मतलब है? क्लिक्स तो होंगे मेरे पास, क्लिक्स और चीज़ है और डोमेन अथॉरिटी मिलना या पॉइंट मिलना और चीज़ है। अब अगर वो मुझे डू फॉलो दे देता तो इसका मतलब क्या होता था कि उसने मुझे अपना लिंक जूस देना था थोड़ा सा। अगर उसकी अथॉरिटी होती 70% तो मेरे पास उसका लिंक जूस भी आ जाता उसकी वेबसाइट। जी। अगर उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी होती 70% तो मेरे पास उसका लिंक जूस भी आता, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने जो जिस साइट से लिया उसकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है मगर उसने डू फॉलो नहीं दिया, नो फॉलो दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि लिंक जूस तो मुझे नहीं मिलेगा लेकिन ट्रैफिक मिलेगी। क्योंकि इल्म की दुनिया पे जो बंदा आएगा उसको जब एक लिंक नजर आएगा पीक सॉल्यूशंस का तो उस पर क्लिक तो करेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इल्म की दुनिया से एक यूजर मेरे पास आ गया, लेकिन अथॉरिटी मेरी नहीं बढ़ी इससे। हाँ, हो सकता है इस वजह से मेरी अथॉरिटी बढ़ जाए कि भाई मेरे पास बहुत सारे यूजर्स आना शुरू हो गए, यानी ट्रैफिक बढ़ रही है, इस तरह शायद मुझे अथॉरिटी मिल जाए।